बजट सत्र का दूसरा भाग जैसे ही शुरू हुआ, दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में राजनाथ सिंह, राज्यसभा में पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला। दोनों ही नेताओं ने कहा कि विदेश की सरजमीन से भारत का अपमान किया गया है, लिहाजा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो, इसलिए उनकी तरफ से माफी मांगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। माफी मांगो नहीं मांगे की खींचतान में दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्ताधारी दल के हंगामे के खिलाफ राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसदों ने विजय चौक का रुख किया और फिर से सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सदन की कार्रवाई जब 2 बजे शुरू हुई, दोनों ही सदनों में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष के सांसद जेपीसी जांच कराने की मांग कर रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन भी जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे की वजह से राज्यसभा अगले 13 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई। जब मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसद सभापति के बेल तक पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब राहुल गांधी तमाम पब्लिक के डोमेन में आए हुए मुद्दों को ही लोकसभा में रख रहे थे, तो फिर उनकी भाषा असंसदीय कैसे हो गई और उसे लोकसभा की कार्रवाई से कैसे हटा दिया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी जोरदार हंगामा किया और लगातार सरकार पर एक तरफा राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बताया गया कि जब प्रधानमंत्री विदेश में अपने ही देश की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला कर सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी की तरफ से जो संसद में बयान दिया गया, उस पर आखिर सरकार को आपत्ति क्यों है। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। उसके बाद कल तक के लिए सदन स्थगित हो गया, लेकिन इस बीच विपक्ष ने एक और बड़ा कदम उठाया और उसने बीएससी की बैठक यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होने से इनकार किया। कांग्रेस और डीएमके दोनों के नेताओं ने, दोनों के मेंबर्स ने आज जो बैठक हुई लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें जाने से मना कर दिया। उनका ये आरोप है कि सरकार जब बीएससी की बैठक होती है उसमें वो कहती है कि विपक्ष की हर मांग पे वो बातचीत करेगी, हर चीज़ पर चर्चा को तैयार होगी, हर चीज़ के लिए समय देगी, लेकिन जब मौका आता है तो सरकार विपक्ष के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से बचती है। वहीं लोकसभा स्पीकर पर भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वो लगातार जब बीएससी की बैठक होती है तो साथ मिलकर सदन चलाने की बात करते हैं, लेकिन जब सदन में जब वो पहुंचते हैं तो विपक्ष के द्वारा दिए गए किसी भी नोटिस को वो गंभीरता से नहीं लेते, वो सिर्फ सरकार की बात मानते हैं। और ये कहते हुए इस तेवर से ये साफ लगता है कि आने वाले दिनों में भी संसद की कार्यवाही भारी हंगामेदार होने वाली है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ ही अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का। ये देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको पीछे अगर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो राजभवन का घेराव करने यहाँ पर कमलनाथ को भी देख सकते हैं। देखिए, ये कमलनाथ सामने नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में ये पहला इस साल का बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता जो यहाँ पर हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए कमलनाथ को, साथ में कांग्रेस के तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। ठीक पीछे देखिए, वहाँ पर बैरिकेड भी लगा हुआ है, जहाँ से पुलिस ने बैरिकेड लगाया है और इस जगह से राजभवन तक जाने पर यहाँ पर रोका जाएगा इसी लिहाज से, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये प्रदर्शन न सिर्फ केंद्र बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार को भी यहाँ पर घेरने के लिए कांग्रेस यहाँ पर डट के खड़ी है और से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के स्थान पर पी श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। केंद्र सरकार और अडानी के मुद्दे को लेके पंजाब कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है गवर्नर हाउस के घेराव का शुरू हो चुका है और आप सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहां पर जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, वर्कर हैं, पंजाब राजभवन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सामने भी दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे जो लोग हैं आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जो चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी है और इसी के चलते ही यहाँ पे पूरा का पूरा जो माहौल है आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और उनके दूसरे साथी यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं और पूरे बैनर उठाए हुए हैं। अडानी के खिलाफ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस के वर्करों ने एक घेरा डाल लिया है पानी की बौछार से अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए और लोग हैं यहीं पे बैठ चुके हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजभवन की ओर विरोध मार्च कर रहे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। ये आप देखिए, पुलिस की ओर से तमाम नेता कार्यकर्ताओं को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और तमाम प्रदर्शनकारी जो राजभवन की ओर जा रहे थे राजभवन घेराव के लिए, उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ये तमाम आप प्रदर्शनकारियों को देखिए, कांग्रेस की ओर से आज देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के लेकर आप देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं जो विरोध मार्च निकाल रहे थे राजभवन की ओर, उन्हें हिरासत में लिया गया है। तमाम आप इन नेताओं को देखिए, कार्यकर्ताओं को देखिए, इन्हीं बसों में इन्हें यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। राजस्थान कांग्रेस ने राजभवन घेराव का ऐलान किया था। LIC निवेशकों को इंसाफ दिलाने को लेकर जयपुर में सिविल लाइन फाटक यानी कि राजभवन के मार्ग पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, जिसमें PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा सहित राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के कई मंत्री और विधायक के साथ कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में मौजूद थे। 1 से 1.5 घंटे तक करीब यहाँ पर बड़ी बड़ी भाषणबाजी भी हुई, केंद्र सरकार की आलोचनाएं भी की गई, अपनी मांग भी रखी गई। लेकिन जब बात कार्यक्रम के बाद राजभवन घेराव की रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शायद एक तरह से यू टर्न ले लिया, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार और कांग्रेस अपने सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती नहीं देना चाहती थी और यही कारण था कि घेराव का कार्यक्रम जो था वह सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के रूप में तब्दील होता यहाँ पर नजर आया। पूछे जाने पर केवल इतना ही कहा गया कि यह एक सांकेतिक प्रदर्शन था, विधानसभा का सत्र चल रहा है, मंत्री और विधायकों को जाना था, इसलिए यहाँ से इसी तरह का इन लोगों से हमने भाषणबाजी की थी, इन लोगों को समझाया, आगे के कार्यक्रम दिए और उसके बाद कार्यक्रम को डिस्पैच कर दिया गया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज से आम आदमी पार्टी का इस अभियान की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से CBI ने और ED ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की है वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। साथ में आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि इस शराब घोटाले की जो बात हो रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, उसमें साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली के हर व्यक्ति तक पार्टी पहुंचेगी और इस तरह के पैम्पलेट बांटेगी और उनको बताएगी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल गिरफ्तारी है और इन दोनों मंत्रियों ने किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब देखना होगा कि इस तरह के जो अभियान आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में चला रही है इसका फायदा उसको कैसे होता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है और आज दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी मौन व्रत पर बैठी है। इस वक्त दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का मौन व्रत शुरू हो चुका है और उसमें तमाम बीजेपी के नेताओं को आप देख सकते हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, साथ ही साथ राजीव बब्बर, कुलजीत चहल, हर्ष मल्होत्रा, विजय गोयल, आशीष सूद, तमाम नेता आप देख सकते हैं कि मुंह पर
पट्टी है और हाथ पे काली पट्टी भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आबकारी नीति में जांच की आंच लगातार आगे बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है, ईडी की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। ऐसे में अब बीजेपी की मांग इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा और इसी के बाबत आज दिल्ली बीजेपी राजघाट पर मौन व्रत कर रही है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। बिहार में इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन अब आलू की बम्पर पैदावार कीमतें ही किसानों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है, क्योंकि आलू की कीमतें अब मंडी में रसातल में पहुंच चुकी है। 1500 रुपये क्विंटल बीज खरीदकर बुआई करने वाले किसानों की जब फसल होगी तो वही आलू अब 400 रुपये क्विंटल भी लेने को कोई तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि किसान परेशान है। अगर वो अपने खेतों से लेकर मंडी तक जाते हैं तो उन्हें 250 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, जो ढुलाई और मजदूरी होती है। ऐसे में किसान अब लाचार हैं कि अपनी फसलों को खेत में ही छोड़ दें और खेत में ही रहने दें, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस फसल को, इस आलू को लेकर मंडी तक जाते हैं तो उनका खर्चा दोगुना बढ़ जाता है, जबकि कीमतें उस मुताबिक नहीं मिल पा रही हैं। तो किसान दोहरी मार झेलने को विवश है। यही वजह है कि किसान अब आंदोलन कर रहे हैं और उनका सरकार से मांग है कि इसे एमएसपी के दायरे में लाया जाए, ताकि उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, बेगूसराय, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किसानों का ख्याल रखा गया होता तो सरकार न बदलती। दरअसल उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आलू की लगातार कीमतें बढ़ी, लेकिन दाम कम मिलने की वजह से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आलू सरकार बदलेगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि जितनी लागत किसानों की लगी उतना भी मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये किसानों के साथ अन्याय है। योगी सरकार का दावा है कि सरकार 650 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से किसानों से आलू खरीदेगी। हर जिले में एक नया क्रय केंद्र भी बनेगा। सरकार की तरफ से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अगर किसानों को किसी जिले में आलू बेचने में दिक्कत हो रही है तो वो दूसरे जनपदों में जाकर उसे बेच सकते हैं और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज की तारीख नोट कर ली। दो ऑस्कर हिंदुस्तान की झोली में आके गिरे हैं। पहला ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला है और दूसरा ऑस्कर RRR के गाने नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म मेकर्स को SS राजामौली, रामचरण, जूनियर NTR और RRR की टीम को बधाई दी है। डायरेक्टर SS राजामौली ने इस अवार्ड को पाने के बाद इस अवार्ड को जय हिंद करके देश को डेडिकेट किया है और साथ ही एलिफेंट विस्पर की डायरेक्टर ने भी इस फिल्म को भारत के लोगों को, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को डेडिकेट किया है। वैसे आपको बताते चले कि इस बार 3 कैटेगरीज में, यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शॉर्ट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 3 नॉमिनेशंस थे और हमें 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ऑस्कर्स अवार्ड में ये भारत का डंका है और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के, इंडियन सिनेमा के अच्छे दिन आ गए। पश्चिम बंगाल में ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स के अधिकारी हो, जहां भी रेड डाल रहे हैं वहां पे नोटों का अंबार मिल रहा है। ये सिलसिला देखते हुए इस समय हावड़ा स्टेशन पे यहाँ पे आरपीएफ ने 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब यहाँ पे एक यात्री को पकड़ा, जो यात्री राजस्थान का बीकानेर का रहने वाला है और उससे 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आरपीएफ के जवान ने जब देखा कि बैग में जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, उसको संदिग्ध के आधार पे आरपीएफ ने उसे हिरासत में लिया। तो जब उसका बैग खोला गया तो बैग से 500, 200 और 100 के नोट बरामद किए गए। यहाँ पे आरपीएफ के जवान उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि इसी 8 नंबर प्लेटफॉर्म से करीबन यहाँ से 40 लाख रुपए बरामद किए गए थे और इस समय आरपीएफ के अधिकारी उसे पकड़कर यहाँ पे इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाए हैं और नोटों की गिनती चल रही है। जिस तरह से पता चल पा रहा है कि टोटल नोट 50 लाख रुपए है और सारे इससे पूछताछ किया जा रहा है कि इसके पीछे किस तरह का है, मकसद क्या है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और बाकी शूटर्स के अब नेपाल में छिपे होने की आशंका है। इस जानकारी के बाद यूपी एसटीएफ की 2 टीमें नेपाल में ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं।
इस बीच असद का सुराग लगाने के लिए करीब 100 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लिया गया है। असद के दोस्तों और करीबियों के करीब 100 से ज्यादा नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। पुलिस को यकीन है कि असद कभी न कभी अपने लोगों को फोन जरूर करेगा। पुलिस की टीमें अतीक के बेटे असद की तलाश में अलग अलग राज्यों में भी दबिश दे रही थी। असद के साथ ही गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान और साबिर को भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। शूटर्स की तलाश में पुलिस बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और झारखंड में डेरा डाले हुए है। लेकिन पुलिस के सामने इस समय सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर इस समय खुला नहीं है। लिहाजा पुलिस को असद की लोकेशन ट्रेस करने में खासी परेशानी हो रही है। असद और बाकी शूटर्स की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ उत्तर प्रदेश के 30 बड़े बिल्डर्स और व्यापारियों से भी पूछताछ कर रही है। ये वो लोग हैं जो अतीक गैंग के बेहद करीबी रहे हैं और जिन्होंने अतीक का खौफ दिखा करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्याज के किसानों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान की घोषणा की है, जबकि विपक्ष की मांग थी कि प्याज के किसानों को कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाए। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में प्याज की जो कीमत है वो काफ़ी कम है। किसानों को 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल प्याज बेचना पड़ रहा है, जबकि अभी भी अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में प्याज 20 से 25 रुपए किलो बना हुआ है। प्याज के किसानों का कहना है कि उनको 1 एकड़ प्याज की खेती में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक उनको 20 से 25,000 रुपए ही निकल पा रहे हैं। कई सारे परेशान किसानों ने अपनी खेती में आग लगा दी थी, प्याज निकाला ही नहीं था, प्याज में ट्रैक्टर चला दिया था। इन सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी की सिफारिश पर ही ये निर्णय लिया गया है। जवन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए को लेकर के भारत सरकार सतर्क नजर आ रही है। तमाम राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो राज्य हैं वो अपनी तरीके से सतर्कता बरतें। तमाम अस्पतालों में वैक्सीन, दवाइयां और टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। उधर जिस तरीके से देश भर में 3000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद से राज्य भी जो है वो अलर्ट हो गए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ में कहा जाए तो जिस तरीके से केसेस आए हैं वहाँ भी राज्यों ने अपने अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना की ही तरह इसके सिम्टम्स होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि कोरोना में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक होता है, वहीं H3N2 में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है इम्पैक्ट होता है। लेकिन साफ तौर पर इसमें जिन भी मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है उनको ज़्यादा खतरा होता है। और जैसे कि H3N2 की वजह से 2 मौतें हुई हैं कर्नाटक और हरियाणा में, उसके बाद से सतर्कता और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तमिलनाडु मामले को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर डालने के आरोप में बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पर तीसरा FIR कर दिया है। मनीष कश्यप न केवल बिहार पुलिस को चकमा दे रहा है बल्कि बिहार पुलिस को चैलेंज भी कर रहा है। मनीष कश्यप लगातार यूट्यूब पर एक्टिव है और अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहा है। आज सदन के बाहर भी वाम दल के विधायकों ने मनीष कश्यप की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी और संघ का हाथ बताया है। फिलहाल बिहार पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस बीच खबर यह भी है कि मनीष कश्यप गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग गया है। तमिलनाडु मामले को लेकर बिहार पुलिस ने कुल 8 लोगों पर FIR दर्ज किया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि मनीष कश्यप पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गत 24 फरवरी को असम के उदालगुड़ी जिले में पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया शख्स डकैत केनाराम बोरो नहीं बल्कि डिम्बेश्वर मुसाहारी था। CID के जांच में यह खुलासा हुआ है। गलत पहचान और पुलिस एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल के बाद पुलिस ने एक शिकायत दर्ज किया था और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मामले पर CID जांच कराने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जांच कर रही CID ने पहले मृत व्यक्ति के शव को कब्र से निकालकर DNA जांच के लिए भेजा, जहां खुलासा किया गया कि एनकाउंटर में मारा गया शख्स डकैत केनाराम बोरो नहीं बल्कि वह डिम्बेश्वर मुसाहारी था।
वहीं मामले को लेकर पुलिस और परिवार की तरफ से दो अलग अलग दावा किया जा रहा है। पुलिस अपने दावे में बता रही कि मृत व्यक्ति डिम्बेश्वर भी एक कुख्यात अपराधी था, जबकि स्थानीय लोगों और परिजनों ने दावा किया है कि डिम्बेश्वर एक साधारण किसान था, मगर पुलिस ने उसे डकैत बताकर मार दिया। सीआईडी के इस खुलासे के बाद अब परिवार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। गणेश पासवान, न्यूज़ 24, असम। मध्य कश्मीर के बडगाम इलाके में दिल को दहला देने वाला, इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मर्डर सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने महिला का मर्डर करने के बाद उसका सर धड़ से अलग करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसके अपने घर के आसपास अलग अलग जगहों पर दफना दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और दूसरे एविडेंस का इस्तेमाल करके पता लगाया कि महिला कहां पर गायब हुई, और उसी के चलते एक 45 वर्षीय शब्बीर अहमद मीर नामी व्यक्ति को, जो पेशे से कारपेंटर और मेसन का काम करता था, उसे दर्द पहुंचा और लगातार 3 दिनों तक पूछताछ के दौरान इस कातिल ने सारा जो इस घिनौने अपराध का सच है वो पुलिस के सामने रखा और बताया कि किस प्रकार से उसने इस 30 वर्षीय महिला का मर्डर किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्द ही लोगों के सामने पूरी हकीकत रखेंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंकाई टीम अब फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी अहमदाबाद में टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है वो ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया को आज इस टेस्ट मैच में एक खुशखबरी मिली जब श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड के हाथों हारकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की खिताबी दौड़ से बाहर हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेल चुकी है, लेकिन उस बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंदौर में टेस्ट मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। अब देखना यह है कि जो सपना विराट कोहली पूरा नहीं कर पाए थे, क्या रोहित की सेना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर इस सपने को पूरा करेगी, क्योंकि भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप अभी भी टीम इंडिया की झोली में नहीं आई है। 70 STT-40 एयरक्राफ्ट बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक HAL और L&T के साथ 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों को खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 6800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से HAL ने 70 STT-40 ट्रेनर विमानों को खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने L&T से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए L&T के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यह भी कहा है कि बहुत जल्द इन जहाजों को बना दिया जाएगा, जिसकी कीमत 3100 करोड़ रुपए से अधिक है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित होगी। यह भी कोशिश की जा रही है कि जो IT सेक्टर में पास आउट है या फिर जो डिग्री धारक है, जिनका जहां पर निवास स्थान है, जो जिस राज्य के हैं, उसी राज्य में नौकरी देने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए बड़ी तादाद में किसान जो है नासिक से मुंबई की ओर कूच कर चुके हैं। नासिक से मुंबई का फासला करीब 200 किलोमीटर के आसपास का है और हजारों की तादाद में ये किसान पैदल मार्च ही ये फासला तय करेंगे। किसानों की कई सारे प्रमुख मांगे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि उनके उपज के सही दाम मिलना। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र के किसान प्याज के दामों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके उपज की उन्हें सही कीमत मिलनी चाहिए। इसके अलावा बिजली माफ़ी का भी उनका एक मुद्दा है। जो किसान वन भूमि में रहते हैं, कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो वन भूमि की जो ज़मीन है उनके नाम पर किया जाए। इस तरीके की कुछ प्रमुख 14 मांगे हैं। ये किसान मोर्चे का आयोजन CPI कर रही है और पालघर, अहमदनगर और नासिक ग्रामीण इलाके के किसानों का इसमें समावेश है। लेकिन किसान संगठन का कहना है कि जैसे जैसे मोर्चा आगे बढ़ेगा और भी इलाके के किसान उनके साथ जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और IPS अधिकारी ज्योति यादव जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
हरजोत सिंह बैंस लॉ ग्रेजुएट हैं, तो डॉक्टर ज्योति यादव ने BDS की हुई है और वहाँ पर फरीदाबाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और इसी के चलते ही जिस तरह से पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधमा ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी कि दोनों की सगाई हो चुकी है और जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और इसी के चलते ही ज्योति यादव मानसा में SP स्तर की अधिकारी ही हैं और वहीं पर कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के पास शिक्षा का विभाग है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्दी ही श्री अनंतपुर साहब में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। आजमगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी की हत्या और अपहरण के मामले में पति ने 13 महीने काटे सलाखों के पीछे। जमानत पर छूट के आने के बाद पत्नी को जिंदा खोज निकाला। आजमगढ़ के जियानपुर थाना अंतर्गत मसूना गांव के रहने वाले दीपू की शादी 2019 में मऊ जनपद के रहने वाली रुचि के साथ हुई थी, लेकिन इन दोनों में आए दिन नोकझोंक होती रहती थी। रुचि नाराज होकर अपने मामा के घर चली गई, जिसके लिए पंचायत हुई और रुचि ससुराल वापस आ गई, लेकिन रिश्ते और खराब होते चले गए। रुचि ससुराल से बिना बताए फरार हो गई और रुचि के परिवार वालों ने रुचि की हत्या अपहरण का मुकदमा पति व उसके अन्य परिवार के लोगों पर दर्ज करवा दिया। दीपू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और जमानत हुई तो दीपू ने रुचि को जिंदा खोज निकाला और इसकी सूचना दीपू ने पुलिस को दी। पीड़ित पति दीपू की शिकायत पर आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी जैसी सुसंगत धाराओं में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और विवेचना में जुटी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।